देखिए कारक, कारक की परिभाषा क्या होती है? कर्ता, कर्म अथवा क्रिया से संबंध जोड़ने वाले शब्द, से संबंध जोड़ने वाले शब्द। इन शब्दों को ही हम क्या बोलते हैं? इन्हीं को हम कारक बोलते हैं। ठीक है। और ये जो कारक होते हैं आपके, ये संख्या में कितने होते हैं? कारक की संख्या, कारक की संख्या कितनी होती है? इनकी संख्या देखिए, कारक की जो संख्या होती है वो मुख्य रूप से 6 होती है और कुल 8 होते हैं। ये कुल कितने होते हैं? 8। तो अब अगर आपसे हिंदी में एग्जाम में पूछता है तो आप क्या बताएंगे? हिंदी में 8 बताएंगे। ठीक है, कितने बताएंगे? 8 बताइएगा इसके बारे में। तो ये 8 होते हैं हिंदी में। देखिए कारक याद करने की ट्रिक बहुत ही जबरदस्त ट्रिक है, आप इसको आसानी से याद भी रख सकते हैं। देखिए के और के मतलब ट्रिपल के लिखेंगे, फिर लिखेंगे एस, फिर ए एस और फिर ए और फिर एस। इस तरीके से आप इस ट्रिक से आप इसको आसानी से याद कर सकते हैं। ट्रिपल के एस ए एस ए एस। तो देखिए दोस्तों, इस ट्रिक का हम किस तरीके से यूज करते हैं? कारक, कारक और फिर हैं आपके विभक्ति चिन्ह, विभक्ति चिन्ह। ठीक है। तो कारक होते कितने हैं आपके? ये 8 होते हैं हिंदी में, कारक और विभक्ति। तो हमारे पास कारक हैं, कारक और विभक्ति 2 3 4 5 6 7 और 8। ट्रिक क्या है हमारी? ट्रिपल के एस ए एस। ठीक है। तो आप सिंपली लिख सकते हैं कर्ता, कर्म, करण, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन। तो ट्रिक से आप आसानी से इसको याद रख सकते हैं। देखिए कर्ता का जो विभक्ति चिन्ह होता है, कई बार एग्जाम में विभक्ति चिन्ह के बारे में ही पूछा गया है। सन 2016 के एग्जाम में और 17 के एग्जाम में सीधे सीधे विभक्ति चिन्ह आपसे पूछे गए हैं। तो कर्ता का विभक्ति चिन्ह होता है ने, कर्म का होता है को, करण का होता है से अथवा के द्वारा, के द्वारा, से अथवा के द्वारा। संप्रदान का होता है के लिए, के लिए। अपादान क्या होता है? से अलगाव के अर्थ में, अलगाव के अर्थ में। संबंध का होता है का, की, के, रा, री, रे। अधिकरण का होता है मैं, पे, पर। ये तीनों के तीनों क्या हैं? विभक्ति चिन्ह हैं। संबोधन का होता है हे, अरे, रे। तो दोस्तों इस प्रकार ये हमारे विभक्ति चिन्ह हो गए और कारक हो गए। अब हम बात करते हैं इनके यूजेस किस तरीके से हम करते हैं, इनका उपयोग किस तरीके से किया जाता है, उसके बारे में बात करते हैं। तो देखिए सबसे पहले मैंने एग्जाम्पल लिया कर्ता कारक। सबसे पहला है आपका कर्ता कारक। और ये जो कर्ता कारक है, इसका जो चिन्ह है हमारा क्या है? चिन्ह, इसका जो चिन्ह है आपका वो ने है। क्या है? ने इसका चिन्ह हो गया। और देखिए कर्ता कारक जो होता है इसका विभक्ति चिन्ह ने हो गया। एग्जाम में डायरेक्ट आपसे पूछ लेता है। ट्रिक के लिए आपका के का यूज होगा। ठीक है। क्रिया का सीधा प्रभाव, सीधा प्रभाव कर्ता पर होता है। ठीक है, कर्ता पर होता है। बस यही इसकी पहचान है।
जब क्रिया का प्रभाव सीधे सीधे कर्ता पर जाए तब आप समझ लीजिए कि क्या है यहाँ पर, कर्ता कारक है। तो एग्जाम्पल 1 मैं इसमें लेता हूँ, एग्जाम्पल 1। और एग्जाम्पल 1 आपका क्या है, जैसे मैंने लिया राम ने आम खाया, राम ने आम खाया। तो आप देखिए आम को खाने का सीधा सीधा प्रभाव किस पर पड़ता है, राम पर पड़ता है, क्योंकि आम जो है वो राम को ही खाना पड़ रहा है। ठीक है, तो ये क्रिया है खाना, और राम क्या है, सब्जेक्ट है आपका, कर्ता है, तो इस पर सीधे सीधे इसका प्रभाव पड़ रहा है। तो यहाँ पर क्या हो गया आपका, कर्ता कारक हो गया। एग्जाम्पल 2, एग्जाम्पल 2 है उसने टेढ़ी चाल चली, उसने टेढ़ी चाल चली। तो किसने टेढ़ी चाल चली, उसी पर इसका प्रभाव पड़ रहा है, तो इसलिए हम आप सीधे कह सकते हैं यहाँ पर क्या है, कर्ता कारक है। एग्जाम्पल 3, उसने खांसा। तो आप देख सकते हैं खांसने का सीधा सीधा प्रभाव कर्ता पर पड़ रहा है, तो ये क्या हो गया आपका, कर्ता कारक हो गया। एग्जाम्पल 4, एग्जाम्पल 4 आपका क्या है, मान लीजिए मैंने लिया राम ने पानी भर दिया, राम ने पानी भरा, मोहन ने रोटी खाई। तो क्रिया का सीधे सीधे प्रभाव किस पर जा रहा है, क्रिया का सीधा सीधा प्रभाव आपका मोहन पर जा रहा है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल 6, राम ने किताब पढ़ी। और जो किताब पढ़ी जा रही है वो राम के द्वारा पढ़ी जा रही है, और राम के द्वारा किताब पढ़ने के कारण किताब पढ़ने की प्रक्रिया जो है उसका सीधा प्रभाव राम पर पड़ रहा है, इसलिए यहाँ पर क्या हो गया, कर्ता कारक हो गया। एग्जाम्पल 7, मोहन ने गेंद फेंकी, मोहन ने गेंद फेंकी, मोहन ने गेंद फेंकी। फेंकने का प्रभाव किस पर पड़ रहा है आपका, मोहन पर, यहाँ कर्म पर प्रभाव नहीं पड़ रहा है, इसलिए हम यहाँ कह सकते हैं कर्ता कारक है। दूसरे नंबर पर आएगा आपका कर्म कारक। कर्म कारक का चिन्ह आपको पता है, चिन्ह हो गया इसका, चिन्ह, चिन्ह क्या हो गया, को। यहां पर क्या होता है, क्रिया का प्रभाव, क्रिया का प्रभाव किस पर पड़ता है, कर्म पर पड़ता है। ठीक है, कर्म पर पड़ता है। ठीक है, जब क्रिया का प्रभाव सीधा सीधा कर्म पर पड़े तब आप समझ जाइएगा यहाँ पर कर्म कारक है। कुछ एग्जाम्पल से ये आसानी से आपके समझ में आ जाएगा। तो बड़े अच्छे अच्छे एग्जाम्पल मैंने इसमें लिए हैं, अब आप देखिए और इनको समझिए, और इसको अगर आप समझ गए तो सारे के सारे आपके आसानी से हो जाएंगे। अगर कर्म कारक आपके समझ में नहीं आया फिर ये कारक बिल्कुल भी आपके समझ में नहीं आएगा। तो देखिए एग्जाम्पल 1 क्या है, एग्जाम्पल 1, अध्यापक ने छात्रों को पढ़ाया, अध्यापक ने छात्रों को पढ़ाया, छात्रों को पढ़ाया। अब आप अब यहाँ देख सकते हैं कि कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं, अध्यापक ने, अरे कर्म कारक भी आ गया, यहाँ पर कर्म कारक का चिन्ह भी आ गया, कर्ता कारक का चिन्ह भी आ गया, तो फिर यहाँ पर कर्म कारक कैसे हो सकता है, कर्ता कारक कैसे हो सकता है, कंफ्यूजन बना ही रहता है इसमें। तो मैं आपको बता दूं इसका कंफ्यूजन किस तरीके से दूर होगा। देखिए इसको, यहाँ पर मैंने आपका लिया अध्यापक ने छात्रों को पढ़ाया, तो जो पढ़ाने की जो क्रिया है इसका सीधा सीधा प्रभाव आपके किस पर जा रहा है, छात्रों पर जा रहा है। ठीक है, किस पर जा रहा है, छात्र, क्योंकि छात्रों को पढ़ाया जा रहा है तो पढ़ाने का प्रभाव छात्रों पर ही पड़ेगा, इसलिए हम इसको क्या कह रहे हैं, कर्म कारक कह रहे हैं। ठीक है, दूसरा देखिए एग्जाम्पल 2, मैंने मोहन को बुलाया, मैंने मोहन को बुलाया, मोहन को बुलाया। थोड़ा समझ के चलिएगा इसको समझना बहुत जरूरी होता है। अब बुलाने की जो क्रिया है वो किस पर की जा रही है, जो बुलाने की क्रिया है वो मोहन पर की जा रही है, इसलिए इसका प्रभाव मोहन पर पड़ रहा है, और मोहन क्या है आपका, कर्म, इसलिए यहाँ क्या हो गया, कर्म कारक हो गया। एग्जाम्पल 3, एग्जाम्पल 3, माँ ने बेटे को खिलाया, माँ ने बेटे को खिलाया। अब जो भी कुछ खिलाया गया हो, भोजन खिलाया हो या कुछ भी खिलाया हो, लेकिन खिलाने का सीधा सीधा प्रभाव किस पर जा रहा है, बेटे पर।
ठीक है, माँ पर नहीं जा रहा है, इसका प्रभाव क्रिया का किस पर जा रहा है, बेटे पर जा रहा है, इसलिए यहाँ पर क्या हो गया आपका कर्म कारक हो गया। एग्जाम्पल 4 और एग्जाम्पल लेता हूँ। राम ने रावण को मारा, ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा है। राम ने रावण को मारा। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि जब राम ने रावण को मारा है तो जो मारा गया है वो कौन मारा गया है, रावण ही तो मारा गया है। तो मारने की जो क्रिया का प्रभाव है वो सीधा का सीधा किस पर जा रहा है, आप देख सकते हैं वो सीधा का सीधा प्रभाव किस पर पड़ रहा है, वो रावण पर ही पड़ रहा है। इसलिए यहाँ पर क्या हो गया आपका कर्म कारक, क्योंकि कर्म आपका ये है और कर्ता आपका ये है। तो आपको ये भी पहचान होनी चाहिए कर्ता क्या है, कर्म क्या है और क्रिया क्या है। अगर आपको ये नहीं पता तो आप फिर भी कारक को नहीं कर सकते। एग्जाम्पल 5 देखिए, कई बार ये एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन, इसलिए मैंने आपको बता दिया। एग्जाम्पल 5, माँ ने कुत्तों को भगाया। माँ ने कुत्तों को भगाया। अब भगाया किसको गया है, कुत्तों को भगाया गया है। तो आप देख सकते हैं भगाने की जो क्रिया है वो कुत्तों पर आ गई, तो कुत्तों पर हो गई। अब कुत्तों पर हो गई तो इसका प्रभाव किस पर चला गया, सीधे सीधे कुत्तों पर चला गया, माँ के ऊपर नहीं गया। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या हो गया, कर्म कारक हो गया। लोगों ने चोर को मारा। लोगों ने चोर को मारा। इस प्रकार अब आप देख सकते हैं जो मारने की क्रिया है वो दोबारा से किस पर हो रही है, चोर पर हो रही है। तो इस प्रकार इससे कौन प्रभावित हुआ, चोर प्रभावित हुआ। तो यहाँ पर क्या हो गया आपका कर्म कारक हो गया। अपवाद, अपवाद इसके क्या होते हैं, अपवाद इसके ये होते हैं, इसका जो प्रयोग किया जाता है वो एक तो किया जाता है गत्यार्थक योगे। किसमें होता है, गत्यार्थक योगे। इसको आप ऐसे याद कर लीजिएगा, एक बार एग्जाम में पूछा गया है गत्यार्थक योगे का अर्थ क्या होता है और ये किस कारक में प्रयोग किया जाता है। तो देखिए गत्यार्थक योगे और दूसरा होता है परिव। क्या होता है, परिव। और गत्यार्थक योगे का अर्थ होता है जाने के अर्थ में। ठीक है, ये जाने के अर्थ में प्रयोग किया जाता है, जाने के अर्थ में। ठीक है, जब गत्यार्थक योगे होगा तो वहां जाना होगा। और परिव का अर्थ होता है चारों ओर, चारों ओर, दोनों ओर, तीनों ओर, या दोनों तरफ। ठीक है, दोनों तरफ। तो और का मतलब ये होता है परिव। ठीक है, घर के चारों ओर बगीचा है। घर के चारों ओर, चारों ओर बगीचा है। एक एग्जाम्पल हो गया। एग्जाम्पल 8 देखिए, गांव के तीनों तरफ, गांव के तीनों तरफ, तीनों तरफ, गांव के तीनों तरफ क्या है, नदी बहती है, नदी बहती है। एग्जाम्पल 9, वह बाहर जाता है, वह बाहर जाता है। तो यहाँ पर क्या हो गया आपका, वह बाहर जाता है। ये जो आपका एग्जाम्पल हो गया ये गद्यार्थक योगे का हो गया। किसका हो गया, गद्यार्थक योगे। यहाँ से इस तरीके से ये एग्जाम्पल आते हैं एग्जाम में, और बड़े अच्छे अच्छे एग्जाम्पल आते हैं। भले ही टेट में ना आए लेकिन ये एसआई में तो इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। आरओ एआरओ में आ सकते हैं, यूपी टेट जूनियर में आ सकता है। क्योंकि अगर धीरे धीरे इसका पैटर्न बढ़ता जा रहा है, लोगों का आईक्यू लेवल बढ़ रहा है, तो उसका पैटर्न भी बढ़ता जा रहा है। एग्जाम्पल 10, विद्यालय के चारों तरफ, विद्यालय के चारों तरफ, चारों तरफ दीवार है। क्या है, दीवार है। तो इस प्रकार आपका कर्म कारक हुआ। अब हम बात करते हैं करण कारक। तो दोस्तों करण कारक होता क्या है, इस पे भी बात कर लेते हैं हम। करण कारक, करण कारक विभक्ति चिन्ह, विभक्ति चिन्ह। इसका विभक्ति चिन्ह जो होता है कर्ता ने कर्म को करण से, क्या होता है, करण से अथवा के द्वारा के अर्थ में इसका प्रयोग किया जाता है। से अथवा के द्वारा।
से अथवा के द्वारा के अर्थ में इसका प्रयोग किया जाता है। इसका अर्थ होता है साधन। क्या होता है? साधन। एक तो साधन होता है और एक साध्य होता है। सपोज कीजिए कि आप अपने घर से आप कहीं जा रहे हैं, मान लीजिए आप अपने विद्यालय की तरफ ही जा रहे हैं, तो आपको जाने के लिए बाइक की जरूरत होगी या कार की जरूरत होगी या कोई भी वाहन वगैरह जो होगा वो आपका क्या हो गया? साधन हो गया। अब देखिए इसके एग्जाम्पल 1, मैं इस एग्जाम्पल को लेता हूं। वह कलम से पत्र लिखता है। पत्र लिखता है। यहाँ पर आप सीधे सीधे देख सकते हैं, पत्र लिखने के लिए कलम की आवश्यकता है और कलम आपका क्या है? साधन है। क्या है? ये साधन है। तो इस प्रकार हम यहाँ देख सकते हैं, इसमें से शब्द का भी यूज हुआ है और मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, वह कलम के द्वारा पत्र लिखता है, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, वह कलम के द्वारा पत्र लिखता है। पत्र लिखता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये क्या है? ये साधन है। अर्थात हम जिस साधन से प्रयोग करते हैं ये जुड़ाव पैदा करता है, उसी को हम क्या बोलते हैं? करण कारक बोलते हैं। एग्जाम्पल 2 देखिए। एग्जाम्पल 2, उसकी बात ध्यान से सुनिए। उसकी बात ध्यान से सुनिए। क्या कारक हो गया इसमें? कर्ण कारक हो गया, क्योंकि यहाँ पर से चिन्ह का प्रयोग हुआ है। दूसरा देखिए आप। एग्जाम्पल 3, रॉकी ने चटनी से रोटी खाई। करण कारक। चौथा देखिए। एग्जाम्पल 4 क्या है आपका? नेहा ने चाकू से सब्जी काटी। एग्जाम्पल 5, कालू ने कुल्हाड़ी से वृक्ष काटे। और देखिए मैं कुछ चीजें और बता देता हूँ। अब यहाँ पर आप इसका अपवाद देखिए। अपवाद, ठीक है, तीसरा पॉइंट चल रहा है आपका, इसमें अपवाद देखिए। अपवाद क्या है? समय पूछने में इसका प्रयोग होता है, समय पूछने और बताने में इसका प्रयोग होता है, ठीक है। दूसरा इसमें क्या है? अंग भंग में इसका प्रयोग किया जाता है। अंग भंग, यहाँ से एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है और इसको आप अपने दिमाग में बिल्कुल अच्छे से डाल लीजिए। अंग भंग में कई बार क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, जब मैं आपको बताऊंगा तो ये चीजें आपको दिख जाएंगी। और तीसरा पॉइंट है इसका प्रयोग साथ के अर्थ में। साथ, ठीक है, साथ में भी इसका प्रयोग किया जाता है। तो मैं पिताजी के साथ बाहर जाता हूँ। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर साथ के अर्थ में आपका क्या हो गया? करण कारक हो गया। तो यहाँ पर साथ का प्रयोग हुआ है, ठीक है। दूसरा देखिए। एग्जाम्पल 2, आपके जरिए ही घर का पता चला। तो अब आप देख सकते हैं आपके जरिए ही घर का पता चला, ठीक है। तो पता पूछने में या बताने में भी हम इसका प्रयोग करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए। एग्जाम्पल 3, मैं नैन्सी के साथ टहलता हूँ।
टहलता हूँ, टहलता हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ भी कुछ एग्जाम्पल साथ के अर्थ में प्रयोग हुआ। वह पैर से लंगड़ा है, वह पैर से लंगड़ा है। इस तरीके के एग्जाम्पल भी आपसे पूछे जाते हैं। अब यहाँ पर क्या हो गया, आपका अंग भंग हो गया, और अंग भंग में आपका करण कारक पूछा जाता है। वह आंख से काना है, काना है। तो यहाँ पे भी आपका क्या हो गया, अंग भंग होगा। संप्रदान कारक, संप्रदान कारक, संप्रदान कारक आपका क्या है, संप्रदान कारक से आप परिचित हैं। इसमें चिन्ह क्या होता है आपका, चिन्ह होता है के लिए। क्या होता है, के लिए। ऐसे को भी हम यहाँ पर लेते हैं जिसका अर्थ, जिसका अर्थ के लिए आए, के लिए आए। राजा सेवक को कंबल देता है, राजा सेवक को, सेवक को कंबल देता है, कंबल देता है। एक चीज और ध्यान रखिएगा, इसका प्रयोग जब वस्तु सदा के लिए दी जाए, जब वस्तु सदा के लिए दी जाए, सदा के लिए दी जाए, तब भी हम इसी का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल 2, रमेश पढ़ने स्कूल जाता है, स्कूल जाता है। तो आप यहाँ देख सकते हैं रमेश पढ़ने के लिए, पढ़ने के लिए स्कूल जाता है। ठीक है, स्कूल के लिए नहीं, पढ़ने के लिए। तो पढ़ने को स्कूल जाता है, इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। एग्जाम्पल 3, एग्जाम्पल 3 देखिए, भूखे को अन्न दो और प्यासे को जल। भूखे को, भूखे को अन्न दो और प्यासे को जल, और प्यासे को जल। तो आप यहाँ देख सकते हैं इसमें हम जो को आया है, इसको के लिए के अर्थ में भी हम प्रयोग कर सकते हैं। तो को, भूखे के लिए अन्न दो, भूखे के लिए क्या दो, अन्न, और प्यासे के लिए क्या दो, जल। तो आप देख सकते हैं हम दोनों अर्थों में इसका प्रयोग कर सकते हैं। अगर आपने समास पढ़े हैं तो इस चीज को आप आसानी से समझ जाएंगे। जो मैंने समास कराया है उसको आप ठीक से देखिए। अगर उसमें कोई समस्या आती है तो आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज भी कर सकते हैं, और आप कमेंट में भी मैसेज छोड़ सकते हैं। वह बाजार सब्जी खरीदने जाता है, वह बाजार सब्जी खरीदने जाता है, सब्जी खरीदने जाता है। अब देखिए यहाँ मैं आपको एक चीज और बता दूं, अगर मैं यहाँ लिख सकता हूँ, ये लिखता हूँ बाजार के लिए, तो बाजार के लिए हम कभी नहीं जाते हैं। इसको आप ध्यान रखिए, ये गलत है। बाजार के लिए हम कभी नहीं जा रहे हैं, हम किसके लिए जा रहे हैं, सब्जी के लिए जा रहे हैं। इसलिए इस शब्द का अर्थ भी आप ठीक से समझ के चलिएगा। देखिए हम जा किसके लिए रहे हैं, सब्जी के लिए जा रहे हैं, सब्जी के लिए। तो यहाँ लिखेंगे के लिए, सब्जी के लिए। ठीक है, तो इसमें के लिए हिडन है, और जब कोई चीज हिडन होती है तब इसमें आपको अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर इनको पता करना होता है, और ये चीजें प्रैक्टिस से ही आती हैं, ये आप ध्यान रखिएगा। आप खाली प्रैक्टिस सेट लगाते हैं तो उससे कुछ नहीं होने वाला जब तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो। तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए, फिर उसको रटिए, फिर प्रैक्टिस कीजिए। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल 6, मैंने भाई के लिए खिलौना दिया, मैंने बच्चे के लिए खिलौना दिया, बच्चे के लिए खिलौना दिया। और इसका प्रयोग कहाँ होता है, इसमें अपवाद भी कुछ आते हैं आपके। अपवाद क्या है, अपवाद कुछ इस तरीके से हैं। इसका प्रयोग जो होता है नमस्कार, नमस्कार,
और सदा के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। सदा के लिए वस्तु देने में एग्जाम्पल 7 है आपका, राजा ब्राह्मण को गाय देता है। वस्तु सदैव के लिए दी जा रही है, इसलिए यहाँ पर क्या हो गया आपका संप्रदान कारक हो गया। एग्जाम्पल 8 आपका क्या है, चाचा को मेरा सादर प्रणाम। तो आप देख सकते हैं प्रणाम अर्थात नमस्कार करने के अर्थ में भी इसका प्रयोग किया जाता है। पिताजी को मेरा नमस्कार। तो दोस्तों आप बहुत अच्छे से समझ सकते हैं, इस तरीके के एग्जाम्पल आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। 5 नंबर अपादान कारक। अब ये अपादान कारक क्या होता है, इसका चिन्ह आप आइडिया लगा सकते हैं। इसका अपादान कारक का चिन्ह क्या होता है, से। क्या होता है, से। ये जो चिन्ह है आपका से, ये आपका अलगाव के अर्थ में किया जाता है प्रयोग। इसका किस में किया जाता है, अलगाव के अर्थ में। ठीक है, इस तरीके से प्रयोग किया जाता है। अब इसका देखिए एग्जाम्पल 1 मैं लिख सकता हूँ, गंगा हिमालय से निकलती है। तो आप देख रहे हैं गंगा कहाँ से निकलती है, हिमालय से, अर्थात गंगा जी जो हैं वो हिमालय से अलग हो रही हैं। तो इसमें क्या कारक हो गया आपका, इसमें हो गया अपादान कारक। एग्जाम्पल 2, और इस एग्जाम्पल 2 में देखिए रीना कुत्ते से डरती है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर कुत्ते से डरना मतलब भय पैदा करना, अर्थात उससे सेपरेशन पैदा करता है। ये क्या करता है, सेपरेशन, दूर भगाता है उसको। तो इसलिए यहाँ पर क्या हो गया आपका अपादान कारक हो गया। एग्जाम्पल 3 बच्चे विद्यालय से जा रहे हैं। तो आप देख रहे हैं विद्यालय से बच्चे जब जाते हैं तो वहां पर क्या होता है आपका अपादान कारक होता है, क्योंकि वहां पर अलगाव पैदा हो रहा है। पत्ता वृक्ष से टूटता है। तो अब आप देख रहे हैं पत्ता जब वृक्ष से टूटता है तो अलगाव होता है, और अलगाव होता है तो वहां पर क्या होता है अपादान कारक होता है। वह घर से जाता है। ठीक है, तो वह घर से जाता है क्या हो गया आपका अपादान कारक। और अपवाद देखिए, इसके कुछ अपवाद भी हैं। अपवाद क्या है इसके, अपवाद ये है तुलना, भय, घृणा, ईर्ष्या आदि में भी इसका प्रयोग किया जाता है। आदि में प्रयोग किया जाता है। अब देखिए किस तरीके से किया जाता है, मैं एग्जांपल बता देता हूँ। एग्जाम्पल 8 कितने हो गए थे एग्जाम्पल हमारे, 5 हो गए। एग्जाम्पल 6 देखिए, एग्जाम्पल 6 मोहिनी शिवांगी से लंबी है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या हो रही है, तुलना हो रही है। और क्या हो रही है यहाँ पर, तुलना, दो व्यक्तियों के बीच तुलना हो रही है। एग्जाम्पल 7 तुम्हारी लड़की उसकी लड़की से छोटी है। तो यहाँ पर भी आपकी क्या हो रही है, तुलना। और जब तुलना होती है तो आपका क्या होता है
अपादान कारक। तो दोस्तों एग्जाम्पल 8 देखिए। एग्जाम्पल 8 बहुत बड़ा ही अच्छा एग्जाम्पल है। हमें अपने सगे संबंधियों से ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। ये आपको याद ही करने पड़ेंगे। आपको इसके नियम याद करने होंगे, तब इन एग्जाम्पल्स को आप आसानी से कर पाएंगे। संबंध कारक, इसका चिन्ह क्या है आपका? का की के, का की के, रा री रे। जैसे मैं लिख रहा हूं आप इसको नोट कर लीजिएगा, तो उससे आपका जब एग्जाम होगा तो आपको बड़ी आसानी हो जाएगी। देखिए क्या होता है ये। एग्जाम्पल 1, उसकी बेटी अभी ठीक नहीं है। ठीक नहीं है। ठीक है, क्या है? ठीक नहीं है। तो ये क्या हो गया आपका? संबंध कारक हो गया। पजेसिव बोलते हैं इसको, इंग्लिश में शायद पजेसिव बोलते हैं। अब देखिए और देखिए एग्जाम्पल 2, बड़े अच्छे से समझा दूंगा मैं इसको। एग्जाम्पल 2, चंद्रकांता की किताब। एग्जाम्पल 3, 10 रुपए किलो, 10 रुपए के चावल। ठीक है। एग्जाम्पल 4, 5 शेर की लाठी। 5 शेर की लाठी। देखिए अगर मैं लिखता हूं किसी का आपका क्या होगा? संबंध कारक होगा। किन्हीं का संबंध कारक है। किन्हीं के संबंध कारक है। का की के रारी रजिस्ट्री। ठीक है, इनका संबंध कारक है। इनकी संबंध कारक है। इनके संबंध कारक है। ठीक है, इसका संबंध कारक है। इसकी संबंध कारक है। ठीक है। एग्जाम्पल 6, तुम मेरे बड़े भाई हो। बड़े भाई हो, क्या हो गया ये आपका? तुम मेरे बड़े भाई हो। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये संबंध कारक हो गया। रे क्या हो गया? रे। तो रे क्या है आपका? संबंध कारक। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ मेरे, हमारे, क्या है? संबंध कारक है, क्योंकि रा री रे का प्रयोग हो रहा है इसमें। किसका प्रयोग हो रहा है? रे का। इस रे का प्रयोग होने के कारण इसका क्या हो गया? संबंध कारक हो गया। ठीक है। अब आगे देखिए, इसके कुछ अपवाद भी हैं, वो मैं आपको बता दूं। अपवाद, अपवाद क्या है इसके? इसका जो प्रयोग होता है जब वस्तु सदा के लिए ना दी जाए। जब वस्तु सदा के लिए ना दी जाए, तब वहां पर आपका क्या होता है? संबंध कारक होता है। तो अब मैं यहाँ पे एक एग्जांपल बता देता हूँ, फिर आपकी ये चीजें ठीक से समझ में आ जाएंगी। क्या है ये? देखिए, तुमने धोबी को कपड़े दे दिए। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि हम जो धोबी को कपड़े देते हैं वो धुलवाने के लिए देते हैं, ना कि सदा के लिए देते हैं। एग्जाम्पल 8, यहाँ एग्जाम्पल जो 8 है, जैसे मैंने लिखा, तुम 2 दिन
के लिए, तुम 2 दिन के लिए मेरा बिस्तर ले जाओ, मेरा बिस्तर ले जाओ, बिस्तर ले जाओ। तो आप देख सकते हैं मेरा भी आपका संबंध कारक है, और बिस्तर, बिस्तर का मतलब आप बिस्तर सदैव के लिए नहीं दे रहे हैं, इसलिए यहाँ पर क्या हो गया आपका संबंध कारक। एक एग्जाम्पल और लिख देता हूं, वह हमारा बड़ा भाई है, वह हमारा बड़ा भाई है। ठीक है, इस तरीके से। अब आगे देखिए, अब आगे आपका 7 नंबर है अधिकरण कारक। अधिकरण कारक, आधारो अधिकरणम, संस्कृत में इसका सूत्र होता है। अधिकरण कारक में क्या होता है, मैं, पे, पर। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल 1, वह अगले साल आएगा। ठीक है, अगले साल आएगा। अब आप इसको ठीक से समझिएगा, इसका अर्थ क्या होता है, अगले वर्ष, जब ये अगले वर्ष आएगा तो वो अगले वर्ष में आएगा, या अगले वर्ष पर आएगा, या अगले वर्ष पे आएगा। तो आप इसमें देखिएगा, इसका मतलब होता है अगले वर्ष में, अगले वर्ष में। तो आप उस वर्ष में आएंगे, ना कि उस पर आएंगे। ठीक है, तो इसका अर्थ ये होता है। इसीलिए ये क्वेश्चन एग्जाम में एक बार पूछा गया, चाहे वो यूपीएससी में पूछा हो, चाहे किसी में भी पूछा गया हो, ये पूछा जरूर गया है कि इसमें क्या होगा, अगले वर्ष में होगा या अगले वर्ष पर होगा। तो ये पर नहीं होता, अगले वर्ष में, तो कि आप समय के अंदर आएंगे, समय के बाहर आप नहीं आएंगे। ठीक है, तो जब हम अगला वर्ष आएगा तो हम उस समय के अंदर ही होंगे, उस समय के बाहर नहीं होंगे। एग्जाम्पल 2, चारपाई पर बैठो, चारपाई पर बैठो। तब हम देख सकते हैं चारपाई पर बैठो मतलब आप चारपाई पर बैठे हैं, तब पर क्या हो गया आपका अधिकरण कारक हो गया। एग्जाम्पल 3, एग्जाम्पल 3, एग्जाम्पल 3 देखिए, मैं 3 मिनट में, 3 मिनट में आ रहा हूँ, आ रहा हूँ। क्या हो गया ये आपका 3 मिनट में। ठीक है, 3 मिनट के अंदर ही आप आ रहे हैं। तो इस प्रकार आपका एग्जाम्पल हो गया ये अधिकरण कारक का। छात्र कमरे में बैठे हैं, बैठे हैं। तो अब मैं जो है वो आप अंदर बैठे हुए हैं, तो अंदर बैठे हुए हैं तो इसका मतलब क्या हो गया, मैं हो गया। तो मैं अंदर के लिए यूज किया जाता है, और इंग्लिश में इसके लिए यूज किया जाता है इन। आगे देखिए एग्जाम्पल 5, कुर्सी, मिटा दीजिए इसको, किताब, किताब बिस्तर पर रखी है, बिस्तर पर रखी है। तो आप देख सकते हैं, चाहे मेज कहिए चाहे बिस्तर कीजिए, वो सब एक ही बात है, बस पर आना चाहिए। पर इसमें क्या है, अधिकरण कारक है। एग्जाम्पल 6, गीता छत पर नाच रही है, नाच रही है। तो दोस्तों आप यहाँ देख सकते हैं ये चैप्टर भी हमारा होता है। अब आगे देखते हैं इसमें, सॉरी एक और पॉइंट रह गया इसमें, संबंध कारक या संबोधन, संबोधन कारक 8 नंबर है, संबोधन कारक। और इसका आपको पता ही है, विस्मयादि बोधक वाला चिन्ह होता है इसका, हे, अरे, रे। तो देखिए दोस्तों, अरे तुम तो तड़के ही आ गए, तुम तो तड़के ही आ गए, आ गए क्या है, ये संबोधन है। अरे वो कहाँ चला गया, वो
कहाँ चला गया, चला गया। एग्जाम्पल देखिए एक और, एग्जाम्पल 3, एग्जाम्पल 1 है, एग्जाम्पल 2 है, एग्जाम्पल 3 है। हे राम, हे राम, तुम कहाँ हो, तुम कहाँ हो। एग्जाम्पल 4, रे लाला यहाँ आओ, यहाँ आओ। तो दोस्तों ये आपका जो है पूरा चैप्टर हो चुका है। जय हिंद, जय भारत।